दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। करंट अफेयर्स की दुनिया चल रही है अपनी। नवंबर 2025 का पार्ट 1 कल हो गया, आज पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं अपन लोग। पहली खबर साहब हंसते मुस्कुराते हुए देखेंगे। मुस्कुराइए आप लखनऊ में है और लखनऊ से ये पहली खबर है। हालांकि ये खबर आपको पता है क्योंकि इससे पहले ही आ चुकी है, लेकिन दोबारा बतानी पड़ रही है कि पहले ये घोषणा अनऑफिशियल थी, अब ऑफिशियली हो गई है। लखनऊ से संबंधित न्यूज़ है ये साहब। मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। क्यों मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं? क्योंकि लखनऊ को वही गैस्ट्रोनॉमी सिटी बना दिया है यूनेस्को ने। ये बात पहले हो चुकी है, जून जुलाई करंट अफेयर्स में था कि यूनेस्को ने इसे गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया है, गैस्ट्रोनॉमी सिटी का, जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क चलता है उसके लिए। तो पहले न्यूज़ कर चुके हैं अपन लोग, ठीक साहब। लिख लेते हैं फिर भी। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क के तहत गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा, गैस्ट्रोनॉमी सिटी के दर्जे की घोषणा, सिटी के दर्जे की घोषणा। ये हालांकि पहले ही आ चुकी है ये वाली बात कि उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है उसको यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है गैस्ट्रोनॉमी सिटी के तौर पर। ये पहले बात बता चुके हैं, सिर्फ आपको बताना था कि ये घोषणा कर दी गई है ऑफिशियली। पहले तो बस ऐसे ही बोल दिया था, अब रिटन में हो गया है। और ये जो घोषणा हुई है दोस्तों, वो कहाँ हुई है ये जानना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बताई ये वाली बात। और ये जो घोषणा हुई है वो यूनेस्को की मीटिंग में हुई है। यूनेस्को की जो मीटिंग होगी वही तो हुई है, तो यूनेस्को की मीटिंग में हुई है साहब, ठीक है। और ये मीटिंग कहाँ हुई थी? जो उज्बेकिस्तान एक शहर देश है, उस वहाँ एक समरकंद नाम की सिटी पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। ये बात जरूर लिख लो क्योंकि ये आ सकती है पेपर में। लिखो साहब, यूनेस्को की 43वीं बैठक में हुई है। 43वीं बैठक के दौरान, मतलब बैठक में ये घोषणा हुई है कि लखनऊ को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का दर्जा दिया गया है। गैस्ट्रोनॉमी तो आप जानते ही हो, खाना पीना, जो व्यंजन है अवध के, उसके लिए मिला है टुंडे कबाब, रुमाली रोटी, शाही पनीर, वही सब चीज़ें होती हैं। तो यूनेस्को की 43वीं बैठक में जो कहाँ हुई है? समरकंद में। समरकंद कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में, ठीक है साहब। क्लियर हो गया सब कुछ? ये तो आपको सब पता ही है, कथा पूरी की गैस्ट्रोनॉमी फेस्ट्रोनॉमी। और इस तरह से ये शामिल होने वाला भारत का 9वां शहर बना है। भारत का 9वां शहर बना है जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल हुआ है। ये बात हम बता चुके हैं, जून की जो करंट अफेयर्स है उसमें बता चुके हैं कि 9वां तो ये बन गया, 8 और कौन कौन से, सारी बातें हो चुकी हैं, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक साहब। और गैस्ट्रोनॉमी के तहत शामिल होने वाला ये दूसरा शहर है, ठीक है। तो ये सेकंड गैस्ट्रोनॉमी सिटी है, सेकंड गैस्ट्रोनॉमी सिटी है ये लखनऊ। इससे पहले हैदराबाद और बन चुकी है, तो वो आप सबको पता है, इसलिए कुछ टेंशन लेना ही नहीं है। पहले जून वाली करंट अफेयर्स में ये सारी चीज़ें बता चुका था, अब बात आ गई थी। ये बात इसलिए बताई क्योंकि ये घोषणा समरकंद की बैठक में हुई है, तो ये जानना आपको जरूरी था कि ये बैठक समरकंद में हुई है उज्बेकिस्तान में, जो 43वीं बैठक है यूनेस्को की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सब, अगली न्यूज़। और अगली न्यूज़ है साहब म्यूजियम से। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम खुल गया, मज़ा आ गया कि नहीं? म्यूजियम अच्छे लगते हैं, तुम लोगों को अच्छे लगते हैं? नहीं लगते? मैं बहुत जाता हूँ देखने। लव म्यूजियम फ्रांस में है एक बहुत अच्छा। तो देखो साहब, दुनिया का सबसे बड़ा पुरातत्व संग्रहालय या म्यूजियम कह लो, दुनिया का सबसे बड़ा पुरातत्व संग्रहालय ये खुल गया साहब। पुरातत्व संग्रहालय कहाँ खुला है भैया ये? तो ये खुला है साहब आपका इजिप्ट में, मिस्र में। नाम है इसका, मतलब नाम भी बताऊंगा। तो ये गीजा पिरामिड्स जो पड़ते हैं मिस्र में, वहीं खोला गया है। कहाँ खोला गया? जैसे गीजा पिरामिड है ना, जो
पिरामिड्स तो आपने देखे ही होंगे टीवी उसमें फोटो वोटो में। तो गीजा पिरामिड इजिप्ट में है, मिस्र में है, वहीं खुला है ये, मिस्र में। ओके, ये तो आपको क्लियर होगी। अच्छा, इसका नाम क्या रखा गया है? तो नाम इसका इम्पोर्टेंट है जानना। इसका नाम दोस्तों रखा गया है ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम। ग्रैंड इजिप्टियन, इजिप्ट माने मिस्र हो गया भाई। इजिप्ट और मिस्र एक ही बात होती है, जैसे भारत और इंडिया एक ही बात है, गंगाधरी शक्तिमान है। तो ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम, ठीक है, म्यूजियम, ये इसका नाम रखा गया है। ओके, तो दुनिया का सबसे बड़ा पुरातत्व संग्रहालय कहाँ खोला गया? मिस्र में खोला गया, गीजा पिरामिड्स के पास में, और नाम इसका रख दिया गया है ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम। ओके, आगे बढ़ते हैं सब अगली न्यूज़ में। अच्छा, एक बहुत मज़ेदार बात बतानी है। मतलब अभी ये वीडियो बनाने से पहले हम दोस्त यार बैठे थे और बहुत अच्छी बात थी भाई, बहुत मज़ा आएगा सुन के। मेरा दोस्त मुझसे बोला कि भाई बहुत गम है इस दुनिया में। उसका नाम है सूरज। ऐसी कॉमेडी वाली बात है, बहुत फनी। तो बोला कि यार मेरा नाम सूरज है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है रोशनी, और सूरज के गर्लफ्रेंड का नाम हो जाएगा रोशनी। 1 मिनट की बात है लेकिन अच्छी है, मज़ा आएगा। सूरज का ब्रेकअप हो गया रोशनी से। देखो कि नहीं, दुनिया में कोई खुश नहीं है। सूरज का ब्रेकअप हो गया रोशनी से। मेरा एक दोस्त है प्रकाश, वो खुद अंधेरे में जी रहा है इस वक्त, 3 साल से तैयारी कर रहा है, नौकरी नहीं लग रही। तो प्रकाश नाम है लेकिन खुद अंधेरे में जी रहा है। एक मेरी दोस्त है खुशी, जो आप मेरी वीडियो में देखते रहते होगे, वो खुशी है। वो मुझसे कल फोन करके कह रही कि मेरा नाम खुशी है लेकिन मुझे खुद याद नहीं है कि मैं खुशी होते हुए भी आखिरी बार कब खुश हुई थी। तो इसका मतलब है कि दुनिया में कोई खुश नहीं है। जैसे मेरा नाम संभव है लेकिन मैं असंभव काम करते चला जा रहा हूँ कि नहीं। तो सूरज का रोशनी से ब्रेकअप हो गया है सर। प्रकाश खुद अंधेरे में जी रहा है, खुशी को खुद याद नहीं है कि वो आखिरी बार कब खुश हुई थी, और संभव एकदम असंभव काम करते हुए चला जा रहा है। इसका मतलब है इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है। तो तुम भी कुछ भी कर सकते हो, इसका मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अब देखते हैं आगे की न्यूज़। ये बड़ा फनी बात थी, मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों, वो है भारत का 94वां रामसर स्थल। भारत का 94वां रामसर स्थल, रामसर स्थल, ये घोषणा कर दी गई साहब कि इंडिया का 94वां रामसर साइट बना दी गई। और किससे बनाई गई है? तो गोगाबिल झील को। गोगाबिल झील बिहार में पड़ती है। ये गोगाबिल झील कहाँ पड़ती है? बिहार में। ये बिहार में पड़ती है गोगाबिल झील, जो 94वां रामसर साइट घोषित किया गया है। अच्छा, आपको 92 और 93 पता है कौन से हैं? 92वां और 93वां पता है कि नहीं पता? बताओ बताओ बताओ, पता है? ये दोनों भी बिहार के ही हैं। जो 92वां है वो बना है साहब, उसका नाम है गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय ये भी बिहार में है। ये भी जलाशय, ये भी कहाँ है? बिहार में। ये भी बिहार में है। और 93वां बना था, वो भी बिहार का था, उसका नाम है उदयपुर झील। उदयपुर झील, और ये भी उदयपुर झील भी आपकी बिहार में ही है। नाम भले ही उदयपुर हो लेकिन है बिहार में है। जी हो बिहार के लाला। तो 92वां आपका गोकुल जलाशय था, ये भी बिहार में था। 93वां आपका उदयपुर झील है, ये भी बिहार में ही था। और गोगाबिल झील हाल ही में 94 में घोषित किया गया है, ये भी बिहार में है। और गोगाबिल झील ये बिहार का 6वां है, बिहार का 6th रामसर साइट है। जैसे बिहार में अब टोटल 6 रामसर साइट हो चुके हैं। 3 ये हैं और 3 पुराने हैं। पुरानों को याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो तो इन्वायरमेंट जब अपन पढ़ेंगे या कभी मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे 6 कौन से। आपको सारे अभी नहीं जानने, फिलहाल 92, 93 और 94 ये आपको पता चल गए। 94वां है गोगाबिल, 92वां है गोकुल और 93वां है उदयपुर झील। ओके, ये भी आपने क्लियर कर ली। एक बात आपको और बतानी है कि सर्वाधिक रामसर साइट किस देश में है? तो दोस्तों वो है ब्रिटेन में। सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है वो सबसे ज़्यादा है ब्रिटेन में, 176। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है? ब्रिटेन में है, 176। इंडिया में कितने हैं इस वक्त? 94।
ठीक है, 94 हैं टोटल। ओके, आगे देखते हैं अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ बहुत मज़ेदार है भाई साहब। रसिया, आए है, मतलब जैसे नाम सुनो एकदम बॉडी में करंट दौड़ जाएगा, है, समझ रहे हो। और वो भी एक फन इसमें और है न्यूज़ में। सूरजमुखी तेल होता है एक तेल, प्यारा वाला तेल, ठीक है। तो सूरजमुखी तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बन गया मालूम है? रसिया। रसिया, बड़ी अच्छी न्यूज़ है। तो लिखो, भारत के लिए सूरजमुखी तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता, सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता, सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता, ठीक है, कौन बना है साहब? है तेल। भैया जब रसिया के लोग आएंगे तो तेल तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन बिना ही तेल के। समझ रहे हो, सब पता, होशियार हो तुम भाई साहब, एकदम होशियार हो। सब ने धुआं मचा रखा अपनी जिंदगी में, सब पता है मुझे। ये पढ़ाई के नाम पर जो तुमने जो धुआं मचाया सब पता है। तो भैया तेल था, बिना तेल के कार्यक्रम चलता नहीं है लोगों का। रूस बन गया सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता। अब रसिया के लोग आ ही रहे हैं तो तेल भी आएगा सूरजमुखी का, सो भी। तो रूस जो है बन गया, क्या बन गया? सूरजमुखी तेल जो है सबसे ज्यादा आपूर्ति करेगा इंडिया को, वो कौन करेगा? रसिया। और किसे पछाड़ के बना है, मतलब पहले कौन था? तो यूक्रेन था पहले, अब रसिया बन गया है। तो यूक्रेन को पछाड़ के, यूक्रेन को पछाड़ कर या पीछे करके कुछ भी लिख लो, पछाड़ कर लिख दो, पीछे करके कुछ भी लिख दो। यानी यूक्रेन पहले सबसे ज़्यादा तेल देता था साहब, अब यूक्रेन के तेल में मज़ा नहीं आ रहा था, फिर रसिया से तेल मंगा रहे हैं क्योंकि रसियाई के लोगों के साथ इस्तेमाल करना है। तो सब समझ गए। अगला देखते हैं, अगली न्यूज। अगली न्यूज है दोस्तों कुनार नदी। क्या न्यूज है? कुनार नदी। सोचते हो ना कभी कभी, यार ये लड़का ऑफिसर है, या कभी कभी मन में आते होगे ना, यार ये संभव, अब ये तो ऑफिसर, ये तो पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है। तो मैं इसीलिए तो ऑफिसर हूँ कि मैं ऐसी बातें कर लेता हूँ। अगर तुम सीरियस होकर पढ़ाई करोगे दोस्तों, कभी सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। सीरियस रह के क्यों जीना? आईसीयू में जी रहे हो क्या? है आईसीयू होता है ना कि साहब, आपने सुना होगा कि माम तबीयत बहुत सीरियस है, आईसीयू में भर्ती हैं वो। तो जब कोई सीरियस हो जाता है तो आईसीयू में जिंदा रहना पड़ता है। तुम आईसीयू में जिंदा हो नहीं, तुम खुली ऑक्सीजन ले रहे हो। तो जब खुली ऑक्सीजन ले रहे हो तो आईसीयू की तरह अपने को मत ढालो, सीरियस मत रहो। अगर आपको पढ़ाई में सीरियस रहना है तो तुम गलत ट्रैक पे हो। अगर तुम्हें पढ़ाई में रहना है तो कॉन्सेंट्रेट रहो। एक वर्ड होता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना, एक होता है सीरियस रह के पढ़ना। जो इंसान कहता है कि मैं सीरियस रह के पढ़ रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा है, अपना सिलेक्शन भी नहीं लेगा, बस अपने चांद के बाल उड़ा लेगा और ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीरियस रहने से कुछ नहीं होता। होता है एकाग्रता से। आप 1 घंटे पढ़ते हो लेकिन एकाग्र होकर पढ़ते हो तो सफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब आप आधा घंटा सीरियस होकर रहते हो, किसी से बात नहीं करते, तो अपनी बची कुची ज़िंदगी भी तबाह कर लेते हो। ऐसा मत करना। ओके, ये आपके दोस्त संभव की आपको एक अच्छी सलाह है। अगली जो दोस्तों पहले न्यूज़ देखते हैं अपन, कुनार नदी। कुनार नदी, बीच में मैं बहुत हंसते हुए सही बात बोल गया। ये नदी कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। कुनार नदी है दोस्तों अफगानिस्तान। चर्चा में क्यों है ये नदी? कुनार नदी क्या है, ऐसा हुआ था? तो देखो, अफगानिस्तान की ये नदी है कुनार नदी। इंडिया ने अफगानिस्तान गवर्नमेंट से ये कहा है कि आप कुनार नदी पे डैम बनाओ, बांध बनाओ, हम आपका सहयोग करेंगे, हम आपको पैसे भी देंगे, हम आपको टेक्नोलॉजी की भी सहायता करेंगे, हर तरह से सपोर्ट करेंगे, आप डैम बनाओ। तो ये नदी थोड़ी चर्चा में आ गई। तो पूछा जा सकता है ना कि कुनार नदी किस देश में बहती है, या ये भी पूछा जा सकता है कि कुनार नदी को लेके भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। आ सकता है ना, तो अफगानिस्तान के साथ। तो ये बात लिख लो आप, ठीक है। लिखो साहब, कुनार नदी पर बांध बनाने के लिए लिखो। अच्छा मैं बोलता हूं ना, मेरे साथ में लिख लिया करो। कुनार नदी पर बांध बनाने के लिए भारत ने अफगानिस्तान के साथ समझौता किया।
के साथ समझौता किया। क्लियर हो गया सब कुछ? इज्जत से आप इज्जत से समझ लेते होगे। कुनार नदी कहाँ है? अफगानिस्तान में। इंडिया अफगानिस्तान के बीच में डील हो गई कि इंडिया की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में कुनार नदी पर बनने वाले डैम में बांध में सहयोग करेगी। बात खत्म। अगली न्यूज देखते हैं अपन मुस्कुराते हुए। अगली न्यूज है साहब, एनी एयरबस। एनी एयरबस, ये YNI, एनी एयर बस। ये वो वाली बस नहीं है कि कानपुर कानपुर कानपुर, आगरा आगरा आगरा, वो वाली बस नहीं है। ये बस मतलब सिस्टम। ठीक है, सिस्टम साहब। एक सैन्य सिस्टम होता है ना, मिलिट्री वाला, कहते हैं मिलिट्री बस है वो वाला, ये मिलिट्री सिस्टम टाइप का। तो देखो ऐसा था इंडिया। अब मैं पहले कथा तो समझा दूं क्या है, तभी तो आपको याद होगा। इंडिया एक तरफ है दोस्तों, इंडिया पहले समझ लो। एक तरफ एक देश है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान देश तो आपने सुना ही होगा। यहाँ पे और इंडिया के बीच में एक बहुत पहले एक एग्रीमेंट टाइप का हुआ था कि हम आपके यहाँ पर तजाकिस्तान में मिलिट्री सुविधाएं देंगे, सैन्य सुविधाएं देंगे। तो ये बहुत पुरानी बात है। एक मिशन चलता था तजाकिस्तान में इंडिया की तरफ से, वो मिशन अब पूरा हो गया है और उस मिशन का नाम था एनी एयर। ये AIR है यहाँ पे, एनी एयर, ये IR है यहाँ। समझ गया? वो मिशन पूरा हो गया है, उसका नाम था एनी एयर बस। तो ऐसे सवाल आ सकता है क्योंकि हाल ही में ये मिशन पूरा हुआ है साहब। ओके, तो अपन इसको अब लिख लेते हैं अच्छे से। पहले समझा देता हूँ फिर अब लिखा दूंगा आपको। लिखो भैया मेरे। लिख लिख के मैं तुम सोचते हो बहुत लिखवाते हैं, संभव। लिखो साहब, तजाकिस्तान में क्या है? दुशानबे राजधानी है ना वहाँ की, दुशानबे। तो लिखो दुशानबे, ब्रैकेट में लिखो तजाकिस्तान। तजाकिस्तान, ठीक है। लिखो दुशानबे यानी तजाकिस्तान में भारत द्वारा संचालित, लिखो भारत द्वारा संचालित, भारत द्वारा संचालित सैन्य सुविधा, सैन्य सुविधा। ठीक है, एक मिशन टाइप का था, मिलिट्री की सर्विसेज देता था इंडिया तजाकिस्तान को। ये मिशन अब पूरा हो गया। तो लिख लो साहब, ये मिशन पूरा हुआ, पूरा हुआ। ये मिशन था एयर, एनी एयर बस के नाम से इंडिया का ये मिशन था, तजाकिस्तान में चलता था दुशानबे में। और ये मिलिट्री को लेके फैसिलिटी देने का एक मिशन था, जो अब ये मिशन पूरा हो गया, सुर्खियों में था, आपको बता दिया। ओके, अगली न्यूज देखते हैं साहब हंसते मुस्कुराते हुए। और सब बढ़िया चल रहा है? अगली न्यूज से एक सवाल आपका जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें आना है, 100% आएगा। ये सवाल नहीं रुकेगा भाई साहब, बहुत जोर से आ रहा है ये सवाल, बहुत जोर से आ रहा है, क्योंकि सवाल ही इतना इंपॉर्टेंट है, देश की शान बढ़ाने वाला ये सवाल। हाल ही में ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था और महिलाओं ने, जो इंडिया की फीमेल क्रिकेट टीम है, उसने ये वर्ल्ड कप जीत लिया। तो अच्छी न्यूज़ है, मज़ा आएगा। 13वां ये वर्ल्ड कप था, तो 13वां ICC महिला क्रिकेट विश्व कप, महिला क्रिकेट विश्व कप। बहुत प्राउड मूवमेंट था दोस्तों ये, अभी इंडिया इसमें जीत गया। तो सबसे पहली बात, अपन इसकी 3 4 5 बड़ी बड़ी न्यूज़ें हैं क्योंकि लंबा खेल है, तो इसको अपन अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली बात, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, ये हुआ ही कहाँ था। तो दोस्तों इसका जो आयोजन है वो प्रॉपरली इंडिया में हुआ, घोषणा की गई कि इंडिया में इसका आयोजन करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की देश को बड़ी चुल थी, पाकिस्तान ने कहा कि साहब हम हिंदुस्तान खेलने नहीं जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान के जो मैच थे वो श्रीलंका में कराए गए, क्योंकि पाकिस्तान वालों ने इंडिया में क्रिकेट खेलने से मना कर दिया था, क्योंकि इंडिया वाले भी पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, इसलिए उन्होंने बदला लेने के लिए ऐसा किया होगा। तो इसका जो आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ? इसका दोस्तों जो आयोजन होता है वो होता है भारत में। कहाँ होता है? भारत। लेकिन पाकिस्तान की टीम तो भारत आई नहीं, इसलिए श्रीलंका में भी कुछ आयोजन कराना पड़ा। ओके, अब ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में हुए, पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में हुए। ठीक है, ये आपको ब्रैकेट में लिखा दिया।
इसमें कितनी टीम शामिल हुई? अब वही वर्ल्ड कप है ना, तो इसमें दोस्तों 8 टीमें शामिल हुई थी, 8 टीमें शामिल हुई थी। ओके, ये भी आपने समझ लिया। अच्छा, ये वर्ल्ड कप है तो इसका एक ऑफिशियल गाना भी था, ऑफिशियल सॉन्ग कहते हैं, आधिकारिक गीत, वो था ब्रिंग इट होम, ब्रिंग इट होम। तो वो भी लिख लो साहब, आधिकारिक गीत। आधिकारिक गीत इसका कौन सा था? तो आधिकारिक गीत था इसका ब्रिंग इट होम, ब्रिंग इट होम। ऑफिशियली ये गाना टाइप का बनाया गया था, इंग्लिश में ये गाना था, हुआ हालांकि इंडिया में है, लेकिन गाना इसका ब्रिंग इट होम था। यूट्यूब पे देखो, अच्छा गाना है। तो ऑफिशियली जो सॉन्ग था वो था ब्रिंग इट होम। कितनी टीमों ने भाग लिया? 8 टीमों ने। इंडिया और श्रीलंका में आयोजन हुआ। 13वां ये आईसीसी क्रिकेट महिला विश्व कप था, 13वां। ये भी बात याद रखनी है, 13वां था। अब इसका फाइनल मुकाबला जीता कौन? इंडिया जीता, ये तो पता ही है। किसको हरा के जीता इंडिया ने? तो साउथ अफ्रीका को इसमें हराया था। 52 रनों से साउथ अफ्रीका इसमें हारी है। तो ये बात भी लिख लो, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हरा कर, दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर, 52 रनों से हराकर पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीती है। पहली बार ऐसा हुआ है, फीमेल वाली। तो 52 रनों से हराकर पहली बार ये खिताब जीता, पहली बार जीत लिया साहब। ठीक है, समझ में आई होगी आपको स्टोरी की, साउथ अफ्रीका हारी है, इंडिया इसमें जीती है। 52 रनों से साउथ अफ्रीका का साउथ अलग कर दिया, अफ्रीका अलग कर दिया। ये भी बात आपने समझ ली। अब आपको एक बात और जाननी है दोस्तों, कि फाइनल मुकाबला कहाँ खेला गया। ऐसे भी सवाल आते हैं, आप टेस्ट सीरीज देंगे, कई सारे सवाल ऐसे मिलेंगे, गहराई में सवाल पूछ लिए जाते हैं कि पाकिस्तान और का मैच तो श्रीलंका में हुआ, इंडिया और श्रीलंका में आयोजन हुआ, लेकिन फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में खेला गया या किस शहर में खेला गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो इसका फाइनल था क्रिकेट वर्ल्ड कप का, वो खेला गया दोस्तों मुंबई में, नवी मुंबई। ठीक है, और नवी मुंबई में एक स्टेडियम है, उसका नाम है डी.वाई. पाटिल स्टेडियम, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम। डी.वाई. पाटिल स्टेडियम आपका नवी मुंबई के इलाके में पड़ता है। मैं गया हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है ये। मतलब मैं पिछले साल बम्बई हम लोग घूमने गए थे, लोनावला, खंडाला। आती के खंडाला गाना सुना होगा, ओ आती क्या खंडाला, तो मैं वो खंडाला देखने गया था। तो एयरपोर्ट है वहाँ पे नवी मुंबई के आसपास, तो मैं वहीं उतरा। तो डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में क्रिकेट मैच हो रहा था, तो अपन लोग पहुँच गए, तो वहाँ मैंने देखा भी था। ये बढ़िया जगह, कभी आप मौका मिले तो जरूर जाना। मतलब वानखेड़े स्टेडियम से भी अच्छा बनाया है ये। तो ये डी.वाई. पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में है, वहाँ पर ये फाइनल मुकाबला खेला गया था। ओके, अब कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं कि इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में अवार्ड कौन से मिले। तो पहला जो अवार्ड होता है वो होता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये अवार्ड कैसे मिला? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कैसे मिला? तो इंडिया की जो मैडम है, मतलब इंडिया की जो प्लेयर है दीप्ति, उनको मिला था। दीप्ति शर्मा नाम है इनका, दीप्ति शर्मा। ठीक है, दीप्ति शर्मा। ओके, और दीप्ति शर्मा जो थी वो भारत की तरफ से हैं, इंडियन बॉलर है ये, बॉल फेंकती है, गेंदबाज है, दीप्ति शर्मा जी है। तो दीप्ति शर्मा, आप में से अगर कोई लड़का बढ़िया बॉलर हो और शर्मा हो तो मुस्कुराते हुए दीप्ति मैडम से टिप्स ले सकता है। तुम्हें क्या लगी, शादी करवाऊंगा तुम्हारी? टिप्स ले सकता है, टिप्स, कि मैडम मुझे भी सिखा दो। इसलिए नहीं कह रहा था कि तुम दीप्ति से जाके कह दो कि मैं भी अच्छा गेंदबाज हूँ, रिश्ते की बात करूँ। तुम्हारी खोपड़ी में हमेशा यही दिखता है, टिप्स लेने की कह रहा था, टिप्स लेने की, कि प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम्हारा तो यार मेरे अलग ही बायोलॉजी शुरू हो जाती है 2 मिनट में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? दीप्ति शर्मा है, जो इंडिया से है। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, ये भी जान लेते हैं। सर्वाधिक रन किसने बनाए? सर्वाधिक रन किसके द्वारा बनाए गए? तो ये एक खिलाड़ी है साहब, लॉरा वॉलवर्ड, उन्होंने बनाई थी। लॉरा वॉलवर्ड करके नाम है उनका, साउथ अफ्रीका की है ये, साउथ अफ्रीका की है, दक्षिण अफ्रीका की। इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। लारा, अब तुम्हें पूरा नाम याद नहीं रखना,
लारा लारा याद कर लेना, काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। लारा वालवार्ड ने क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल इसमें मुकाबले में पूरे में ओवरऑल सबसे ज़्यादा रन बनाए लारा वालवार्ड ने। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए, सर्वाधिक विकेट किसने लिए, तो विकेट सबसे ज़्यादा लिए इन्होंने ही, दीप्ति शर्मा ने, इसीलिए तो इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। तो यार यहीं पे लिख लेते हैं सबसे बढ़िया कि सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे, सर्वाधिक विकेट इन्हें, इसी ने लिए, मतलब इसी ने नहीं, इन्हीं ने। इज्जत चाहिए ना भाई। सर्वाधिक विकेट कितने लिए हैं, दीप्ति शर्मा जो भारत की खिलाड़ी हैं। तो विकेट पूछा जाए या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पूछा जाए, दीप्ति शर्मा। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, सबसे ज़्यादा रन बनाए लारा वालवार्ड ने, जो कि अफ्रीकन प्लेयर है। सबसे ज़्यादा विकेट तो वही दीप्ति है, फिर लिखवा ही दे रहा हूँ, दीप्ति शर्मा है जो भारत से हैं, ठीक है। इंडिया जीत गई, अफ्रीका हार गया, 52 रनों से इंडिया जीती। पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया जीती। फाइनल मुकाबला नवी मुंबई में हुआ था, डीवाई पाटिल स्टेडियम में। इंडिया श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ। पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में खेले गए। 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और ऑफिशियली जो गाना बजाया गया वो बजाया गया ब्रिंग इट होम, ठीक है साहब। अगली न्यूज़ देखते हैं अपन हंसते मुस्कुराते हुए। गाने आने सुन लेते हो कि नहीं सुनते दोस्तों? देखो म्यूजिक सुना करो, मतलब तुमने कभी, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन तुम कभी नोटिस करना कि मैं कूल रहने की बहुत कोशिश करता हूँ। अगर तुम मुझसे कुछ सीखना चाहते हो दोस्तों, तो मुझसे सीख सकते हो। वैसे क्या ही सीखोगे तुम मुझसे, गंदी गंदी बातें करना भले ही सीख लो, डबल मीनिंग, रसिया का तेल, वो बात है नहीं, वो तो मैं हंसाने के लिए करता रहता हूँ। लेकिन अगर कोई चीज़ सीखनी है तो ये सीखा करो कि देखो मेरे पे कितना प्रेशर है, ऑफिस का प्रेशर, नौकरी का प्रेशर, सीनियर का प्रेशर, पढ़ाई लिखाई अपनी भी देखनी है तो आप लोगों को भी करानी है, फैमिली का प्रेशर, लड़के लड़कियां दोस्त है मेरे उनके साथ घूमने जाना है मुझे, उसका प्रेशर, गोवा की टिकट करनी है, सारी चीज़ें मैं ही देखता हूँ। उसके बावजूद भी खुश रहने की कोशिश करता हूँ। तो यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप खुश रहा करो। कोई काम करना है तो करना है, और जब करना ही है तो फिर दुखी होके क्यों करें, खुश होके करेंगे, स्माइल मार के भाई साहब। मन चंगा तो कटौती में गंगा, है कि नहीं। अगली न्यूज़ देखते हैं मुस्कुराते हुए। अगली न्यूज़ है दोस्तों आभार। आभार कहते नहीं साहब, आपका बहुत बहुत आभार है। क्या चीज़ है ये आभार? तो आपने पहले कथा समझ लो। देखो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस, ये आपने एक पोर्टल सुना होगा, जेम पोर्टल। सरकारी ऑफिस जो होते हैं, अगर उसमें कुछ खरीदा जाएगा तो वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो फ्लिपकार्ट या मीशो से नहीं करते, वो इस पोर्टल से करते हैं। ओके, तो जेम पोर्टल पर पहली बार कोई ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पे, ये वेबसाइट हो गई, जैसे बड़ी एक गूगल एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट टाइप की है, इस पर एक स्टोर लॉन्च किया गया। स्टोर, ऑनलाइन स्टोर है। जैसे ऑनलाइन स्टोर का मतलब समझते हो, जैसे ब्लिंकिट आपने देखा वो, ब्लिंकिट ये एक ऑनलाइन स्टोर है, यहाँ से तुरंत सामान आ जाता है। ब्लिंकिट आपने सुना है? जोमेटो है, जोमेटो एक ऑनलाइन स्टोर है जहाँ से खाने का तुरंत सामान आ जाता है। ऐसे ही आभार नाम का एक ऑनलाइन स्टोर खोला गया है जेम पोर्टल पे, और जिसके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और उस प्रचार की, मतलब प्रचार भी तो करना पड़ेगा, कोई स्टोर खुला है तो एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा। तो प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई है रेलवे को। रेलवे स्टेशन पे प्रचार करो, जो चलता रहता है कि गाड़ी नंबर ये आ रही है, गाड़ी नंबर वो आ रही है, तो ऐसे चिल्लाओ, आराम से रेलवे के द्वारा प्रचार कराने की जिम्मेदारी रेलवे को दी गई है। ओके, तो ये आपने न्यूज़ थी अपनी आभार, इसको अपन समझते हैं। समझ तो लिया ही, अब लिखते हैं। लिखो भाई आभार। पहले मैं समझा देता हूँ ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। आभार क्या है साहब? लिखो भैया, जेम पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस, गवर्नमेंट ई मार्केट, इसकी फुल फॉर्म होती है जेम। जेम पोर्टल पर लॉन्च, जेम पोर्टल पर लॉन्च पहला ऑनलाइन स्टोर, पहला ऑनलाइन स्टोर। क्या नाम है इसका? आभार। धन्यवाद, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका आभार व्यक्त करता हूँ, 7 करोड़ रुपये जीत लिया आपने। तो वही आभार है साहब, आभार। तो ये आभार व्यक्त कर दिया। और कौन प्रचार कर रहा है? इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे द्वारा प्रचार, भारतीय रेलवे द्वारा प्रचार। प्रचार तो करना पड़ेगा ना यार, जब कोई ऑनलाइन दुकान खुल रही है, भले ही सरकारी है लेकिन प्रचार तो करना ही पड़ेगा।
तो रेलवे को कह दिया कि भैया तुम चिल्लाते रहते हो, रेलवे स्टेशन पर स्क्रीन चलती रहती हैं, बड़ी बड़ी टीवी लगी हैं, तो उन्हीं के माध्यम से इसका प्रचार करो। अगली न्यूज़ देखते हैं साहब। अगली न्यूज़ है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड। बस सहेली है और पिंक है, बस यही समझ भैया, ऐसे गिर गए। एक तो सहेली है और पिंक है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड। पिंक सहेली देख रहा है विनोद है, वो तो चिकनी चमेली नहीं है, पिंक सहेली है कम से कम। नहीं तो बिल्कुल मेरा तो एकदम है, जब भी कोई सहेली देखूं मेरा दिल दीवाना डोले, ओले ओले, है कि नहीं। तो पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड क्या है साहब ये पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड? तो एक कार्ड दिया जा रहा है जो पिंकी पिंकी लड़कियां हैं, मतलब लड़कियां ही हैं कुल मिला के। पिंक जो है वो लड़कियों के लिए जोड़ दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा पिंक टॉयलेट्स बने हैं, तो वो लड़कियों के लिए बने हैं। पिंक थाने बने हैं, पिंक थाना बनता है ना सरकारी, वो भी महिला थाना है। पिंक बूथ बना है, तो वो महिलाओं के लिए बना है। तो पिंक कलर बड़ा लड़कियों को पसंद होता है, इसलिए लड़कियों को कहते हैं पिंक। ये पिंकी पिंकी क्या है, ये पिंकी पिंकी, तो पिंकी का मतलब खूबसूरत लड़की, मतलब लड़की तो खूबसूरत ही होती है, तो ये पिंकी पिंकी समझ लिया आपने। तो ये लड़कियों के लिए है, और जो लोग ना लड़का है ना लड़की हैं उनके लिए भी है, ट्रांसजेंडर्स। ठीक है, उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, कुछ लोग गांव देहात में ज़्यादा मजाक बनाता है। तो जो लड़कियां और ट्रांसजेंडर्स, उनको एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली सरकार की है योजना है। दिल्ली सरकार कह रही है लड़कियों से और ट्रांसजेंडर से कि आप स्मार्ट कार्ड लीजिए और बसों में मुफ्त यात्रा करिए। जो दिल्ली सरकार के माध्यम से जो बस चलती है उसमें फ्री यात्रा कर दी गई है। वाह, मुबारक हो साहब लड़कियों, सभी पिंकी पिंकी गर्ल्स को ये कॉन्ग्रेचुलेशंस है। अब आओ दिल्ली घूमो फ्री में साहब बस में। तो महिलाओं और ट्रांसजेंडरों ट्रांसजेंडर्स के लिए दिल्ली सरकार द्वारा मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त बस यात्रा। समझ रहा है, देख रहा है विनोद है लड़कियों? और बताओ भाई साहब, मोहतरमाओ दिल्ली घुमाओ, मजा आ गया, कार्ड बनवा दूंगा तुम्हारा। साइन से एकदम लो साहब, रेखा गुप्ता सीएम साहिबा है वहाँ पे। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड। हम लोग भी जा सकते हैं बुर्का उर्का पहन के, कि नहीं? तो अगला देखते हैं साहब, अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ है दोस्तों, गृह सम्मेलन हुआ है एक, गृह सम्मेलन, 17वां गृह सम्मेलन। अभी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। 17th गृह GRIHA सम्मेलन। क्या होता है ये गृह सम्मेलन? पहले तो यही समझ लेते हैं गृह सम्मेलन है क्या साहब। देखो, ये जो घर वगैरह बनते हैं वो सही तरीके से पर्यावरण के अनुकूल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, उसको कहा जाता है गृह। गृह माना घर होता है कि नहीं होता, तो उसको लेके सम्मेलन हुआ है। गृह माना घर होता है, तो ये GR का मतलब होता है ग्रीन रेटिंग। ग्रीन, G से हो जाएगा ग्रीन, R से हो जाता है रेटिंग्स, मतलब ऐसे। और ये जो H है, H का मतलब होता है हैबिटेट। पूरी फुल फॉर्म इंपोर्टेंट नहीं है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि जो घर बन रहे हैं भारत में वो ग्रीनरी के अकॉर्डिंग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। हैबिटेट का मतलब होता है आवास, घर, तो उनको रेटिंग्स दी जाती है। इस तरह का एक सम्मेलन हुआ है। तो बस इतना आपको जानना है कि 17वां गृह सम्मेलन कहाँ हुआ और इसकी थीम क्या है। ओके, समझ लेते हैं साहब। आप पहले समझ लो भैया, ये समझ तो लिया ही है, अब ये बिगाड़ दूं मैं और आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ हुआ है साहब ये सम्मेलन। ये दोस्तों हुआ है नई दिल्ली में। सिंपल सी बात है कि ये सम्मेलन जो है, आयोजन इसका नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ आयोजन? नई दिल्ली में। आयोजन कहाँ है? नई दिल्ली। गृह सम्मेलन कहाँ है भैया? 17वां नई दिल्ली में। अब देखो, इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है थीम। इसकी थीम क्या है साहब? थीम तो भाई ये ग्रह है, पर्यावरण के अनुकूल है, जलवायु के अनुकूल है, तो इसकी जो थीम है वो यही है, जलवायु
अनुकूल विश्व के लिए नवाचार, जलवायु अनुकूल विश्व के लिए नवाचार, विश्व के लिए नवाचार, ठीक है, जलवायु अनुकूल विश्व के लिए नवाचार, ये इसकी थीम हो गई। 17वां गृह शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। थीम क्या हो गई? जलवायु अनुकूल विश्व के लिए नवाचार। क्लियर है? अगली न्यूज देखते हैं अपन। इंडिया का सबसे भारी भरकम सैटेलाइट लॉन्च किया है साहब, सबसे भारी भरकम, मोटा कि नहीं? मोटे तुम लोग तो मोटे नहीं हुए जा रहे ठूस ठूस के, सैटेलाइट ही मोटा लॉन्च हो रही है तो खुद को फिट रखना है। तो इंडिया का सबसे भारी, भारत का सबसे भारी, भारत का सबसे भारी, भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह, संचार उपग्रह ये लॉन्च हो गया साहब। संचार उपग्रह है, इंडिया का सबसे भारी है भैया, लॉन्च हो गया। अब देखो लॉन्च हो गया तो न्यूज बन गई। तो पहले तो इसका नाम ही क्या है, भारी भरकम है तो नाम है इसका, इसका जो दोस्तों नाम रखा गया है वो रखा गया है CMS 03, ये इसका नाम है। सबसे भारी जो सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है, मतलब कर दिया गया है, उसका नाम है CMS 03। कितना भारी है, वजन कितना है साहब? तो इसका दोस्तों वजन है 4410 किलो, 4410 किलो, 4410 किलोग्राम, इतना भारी है ये। पहली बात तो नाम तो CMS है लेकिन 4410 किलोग्राम का है। ओके, अब देखो कोई भी सैटेलाइट लॉन्च होता है तो किसी रॉकेट से होता है कि नहीं होता है? सैटेलाइट के बिना रॉकेट के लॉन्च हो जाएगा? पहले रॉकेट चाहिए तभी तो सैटेलाइट उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। हंस क्यों रहे हो? हंसते क्यों तुम हर बात पे मुस्कुराया मत करो। तो मुस्कुराते हो तो मुझे लगता है कि मैंने कोई फिर से डबल मीनिंग बात कर दी क्या? तो रॉकेट से लॉन्च हो रहा है, सबसे भारी सैटेलाइट है भाई, है जिसकी बीवी भारी उसका भी बड़ा काम है, गद्दे पे लिटा दो, नहीं ऐसे गाना नहीं, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा काम है, गद्दे पे लिटा दो, गद्दे का क्या, मैं ऐसे कुछ गाना है बड़ा अच्छा। तो जिसकी बीवी मोटी नहीं, जिसकी बीवी भारी। तो ये वजन इसका 4410 किलोग्राम है। ज्यादा मत हंसो, ठीक है, इधर लौटाओ। जो कौन लॉन्च करेगा ये रॉकेट? रॉकेट कौन लॉन्च करता है? इसरो करता है। तो इसरो जो है उसका एक, अब जब ये भारी सैटेलाइट है तो एक भारी जब बीवी है तो भारी पति भी तो चाहिए, तभी तो सिस्टम बनेगा रॉकेट का। तभी तो रॉकेट उड़ेगा। तो उस इसरो का जो रॉकेट है उसका नाम है भाई साहब अमरेंद्र बाहुबली, यानी मैं तो मतलब फिट हूँ, मतलब बाहुबली उसका नाम है रॉकेट का। तो इसरो के बाहुबली रॉकेट से ही लॉन्च हुआ है, ठीक है, इसरो के बाहुबली रॉकेट से। और बाहुबली रॉकेट का नाम क्या है, मतलब बाहुबली रॉकेट तो उसको कहते हैं, उसका साइंस की दुनिया में क्या नाम है वो भी बता रहा हूं मैं। तो इसरो के बाहुबली रॉकेट, और उस रॉकेट को कहते हैं LVM 03M05, ये उसका नाम है दोस्तों। बाहुबली तो प्यार से कहते हैं, ठीक है, लेकिन पूरा नाम तो कुछ और हो सकता है ना। तो बाहुबली रॉकेट को LVM 03M05 कहते हैं। बीवी भी देखो 03 है, पति भी 03 है भाई, लो मुबारक हो, 36 गुण भी मिल गए आपके। तो LVM 03M05 नामक बाहुबली रॉकेट से ये लॉन्च हुआ है। और कहाँ से हुआ है? हरिकोटा से होती है चीजें। तो LVM 03M05 से के द्वारा श्रीहरिकोटा में सफल प्रक्षेपण, श्रीहरिकोटा में लॉन्च, ठीक साहब, ओके। ये आपने पूरी कथा समझ ली, मुबारक हो भाई। जिसकी बीवी भारी उसका भी बड़ा काम है, बाहुबली को बुला लो, गद्दे का क्या काम है। रॉकेट से उड़ा देगा भाई बाहुबली, ठीक है। तो बाहुबली रॉकेट था LVM 03M05, इसके माध्यम से श्रीहरिकोटा से CMS 03 को उड़ा दिया गया, जो कि 4410 किलोग्राम की सैटेलाइट थी, भारी भरकम बीवी थी साहब, ओके। ये भी आपने समझ लिया। तो इस तरीके से समझते जा रहे हो। एक दो न्यूज और देख लेते हैं फिर कहानी समझेंगे। आजकल भाई साहब चाइना बड़ी धमकी दे रहा है हिंदुस्तान को कि तुम्हें उड़ा देंगे हम। कल मैं न्यूज़पेपर वैसे मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो इंस्टाग्राम चला रहा था, उस पर मैंने वीडियो देखा, चाइना धमकी दे रहा है।
तो मैंने सोचा यार, जिनकी आंखें इतनी छोटी हैं चाइना के लोगों की, और वो भारत पे दृष्टि लगाए रहते हैं कि नहीं, जिनकी खुद की आंखें इतनी छोटी हैं वो भारत पे दृष्टि गड़ाए हैं। यार जिनकी खुद की दृष्टि इतनी छोटी हो वो इंडिया पे क्या दृष्टि गड़ाएगा। 4 फुट 3 इंच की हाइट होती है वहाँ की। वो पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है, वो कह रहा था कि हम इंडिया को साहब, इंडिया पर दृष्टि हमने गड़ा ली, हम उड़ा लेंगे। तो मैं सोच रहा था कि यार 4 फुट 3 इंच के तो वो चाइना के होते हैं, क्या इंडिया वालों का कुछ करेंगे। इंडिया का आदमी 5 फुट 7 इंच का है। तो चाइना अगर आप जाओ और आपको ज्यादातर लोग 4 फुट 3 इंच के ही दिखाई देंगे। गलती से अगर कोई 5 फुट 7 इंच का दिखाई दे जाए आपको, तो समझ लेना कि हमारे पूर्वज चाइना गए थे, उन्हीं की देन है ये। समझिए। समझ रहे तो कभी इसका मतलब तो ऐसे ऐसे चाइना है जिनकी खुद की दृष्टि इतनी छोटी सी है, इंडिया पर दृष्टि उड़ा रहे हैं साहब। चलो न्यूज़ देखते हैं अपने को क्या है, हंसी बीच बीच में फन होता रहता है। अगली जो न्यूज़ है वो है भारत के 53वें चीफ जस्टिस बने हैं, मुख्य न्यायाधीश। भारत के 53वें चीफ जस्टिस, 53rd मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। ओके, 53वें भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उनका नाम है ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, लिख लिए साहब, ऑनरेबल ये जस्टिस सूर्यकांत, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत। ये हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा से चीफ जस्टिस बनने वाले ये पहले व्यक्ति बने हैं। तो हरियाणा से पहले सीजेआई, हरियाणा से पहले सीजेआई बने हैं ये, पहले सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं पहले। कहाँ से? 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं, बन गए साहब। ठीक है, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत। अगले देखते हैं। इसी तरीके से दोस्तों भारत के नए रक्षा महानियंत्रक भी बने हैं, रक्षा महालेखा नियंत्रक। तो भारत के नए रक्षा महालेखा नियंत्रक, वो कैग नहीं है, ये सीएजी नहीं है, अनुच्छेद 148 वाले वो नहीं है, ये रक्षा वाले हैं, डिफेंस वाले, जो डिफेंस की चीजों का ऑडिट करेंगे। तो भारत के नए रक्षा महालेखा नियंत्रक, महालेखा नियंत्रक, नियंत्रक सीजीडीए जो कहते हैं, सीजीडीए होते हैं ना, ये है ये। इनका जो नाम है वो है विश्वजीत सहाय। क्या नाम है? जो नए बने हैं वो बने हैं विश्वजीत सहाय, विश्वजीत सहाय। ओके, ये बन गए आपके इंडिया के नए रक्षा महानियंत्रक। क्या नाम है इनका? विश्वजीत सहाय। और देख लें दोस्तों, एक कोई न्यूज रह गई है क्या? एक आखिरी जो न्यूज है वो कवर करते हैं और फिर रिवीजन करते हैं। ठीक है, एकदम भाग मत जाना, रिवीजन करके जाना तो अच्छा रहेगा। जो न्यूज है वो है साइबर क्राइम को लेके। देखो, साइबर क्राइम बहुत हो रहा है और उसको रोकने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने एक कन्वेंशन बनाया, एक समझौता किया है, तो वो उस पर साइन हो गए। उसको उसके बारे में न्यूज है। तो साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, साइबर अपराध के एक सेकेंड, खांसी कुल्हड़ वाला बूढ़ा हो गया हूँ ना, बीच बीच में खांसी खांसी आ जाती है। साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। ठीक है साहब, ये हो गया। अब ये तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन है और साइबर क्राइम के अगेंस्ट है। लेकिन इसमें जानना क्या है? जानना ये है कि इस पर सिग्नेचर कहाँ हुए, कहाँ पर मीटिंग हुई थी वो, और क्या ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है या फिर कंपलसरी है या फिर ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। तो ये दो तीन चीज़ें जाननी है। तो इस पे जो सिग्नेचर हुए हैं वो हनोई में हुए। हनोई वियतनाम की राजधानी है ना, हनोई। तो हनोई में हुए हैं, वियतनाम में, वियतनाम में हस्ताक्षर हुए हैं इस पे। साइन कहाँ हुए, मतलब मीटिंग कहाँ हुई थी? वो हुई थी हनोई में, जो कि वियतनाम में पड़ती है, वियतनाम की राजधानी है। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है साइबर क्राइम के खिलाफ पूरे यूनाइटेड नेशंस का, ये लीगली मानना कंपलसरी है, कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। ठीक साहब,
कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है, बाध्यकारी समझौता। मेरी कोशिश दोस्तों यही रहती है कि मैं आपको हंसते मुस्कुराते हुए वो सब चीज़ें करा दूं करंट अफेयर्स में जिसे आप अगर मैगजीन से पढ़ते तो याद ही नहीं रह पाता। ये मेरा पूरा प्रयास है, मुस्कुराता रहता हूँ मैं और आपको भी मुस्कुराने की कोशिश करता हूँ। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ, अभी रिवीजन करेंगे 1 सेकंड, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप हुआ महिला वाला, क्रिकेट महिला विश्व कप जो हुआ, महिला वर्ल्ड कप जो हुआ, उसमें भारत की कप्तान कौन थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। ये मैंने नहीं आपको बताया जानबूझ के। भारत की कैप्टन कौन थी और दक्षिण अफ्रीका की कैप्टन कौन थी? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है साहब? अच्छे सवाल लिए कमेंट के लिए। अब आप बताओ, अब हम करते हैं रिवीजन फटाफट। बहुत सारी न्यूज़ कराई मैंने आज धंधनाते हुए। सबसे पहले हमने जो न्यूज़ करी थी दोस्तों, वो करी थी लखनऊ की। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं और लखनऊ को फिर से क्या मतलब न्यूज़ ये दोबारा से आई थी, गैस्ट्रोनॉमी सिटी बना दिया गया है। ये सेकंड गैस्ट्रोनॉमी सिटी है और क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल होने वाला 9वां शहर लखनऊ बना। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की जो मीटिंग हुई थी 43वीं, वो हुई थी समरकंद में, जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है, ठीक है साहब? दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम खुल गया। कहाँ खुला है? मिस्र में खुला है, गीजा पिरामिड के पास खुला है और इसका जो नया नाम दिया गया है वो दिया गया है ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम। ओके, सारी चीज़ें आपको याद भी करा चुका हूँ मैं। ये तो सूरज का रोशनी से ब्रेकअप हो गया था थोड़ी देर पहले। इंडिया का 94वां रामसर साइट घोषित किया गया है, उसका नाम है गोगाबिल झील, जो कि बिहार का है और ये बिहार का 6वां रामसर साइट है। इससे पहले 92वां था, वो उसका नाम था गोकुल जलाशय, ये भी बिहार में था। 93वां ये उदयपुर झील थी, ये भी बिहार में थी। और सबसे ज़्यादा रामसर साइट आपके ब्रिटेन में है और ब्रिटेन में जो रामसर साइट है वो 176 है। कितने हैं? 176। ओके, अगली जो न्यूज़ है वो है तेल। है कि नहीं? तो ये सूरजमुखी तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है रसिया। और किसको पीछे करके बना है? यूक्रेन को। यूक्रेन और रशिया में तो वैसे टक्कर चलती रहती है, तो यूक्रेन नंबर 1 पे था। रशिया ने कही ना, तेल हम देंगे क्योंकि तेल हमारे पर ही इस्तेमाल होना है कि नहीं? समझ रहे? तो ये कुनार नदी अफगानिस्तान में ये नदी बहती है कि संग तेरे पानियों से बहता रहूं, कुनार नदी तू सुनती रहे, मैं कहानियों से कहता रहूं। तो इंडिया ने कह दिया कि तब तुम सुन ही रही हो तो हम तुम पे बांध बनवा देंगे। तो बांध बनाने के लिए इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। कुनार नदी कहाँ बहती है? अफगानिस्तान में। एनी एयर बस, ये मिलिट्री फैसिलिटी देता है इंडिया तजाकिस्तान को, जो कि दुशानबे उसकी राजधानी है। तो एक सैन्य सुविधा है जो इंडिया के द्वारा दी जा रही थी। ये पूरा मिशन अब कंप्लीट हो चुका है। उसका नाम था एनी एयर बस सर्विस। ओके, अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। 13वां आपका आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, जिसका आयोजन भारत और श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में इसलिए कराना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान ने कह दिया कि हम साहब इंडिया में नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने कह दिया, इसलिए आयोजन थोड़ा सा श्रीलंका में भी कराना पड़ा। 8 टीमों ने हिस्सा लिया। जो ऑफिशियल सॉन्ग था वो था ब्रिंग इट होम। कौन सा था? ब्रिंग इट होम। इंडिया जीत गया, साउथ अफ्रीका हार गया। 52 रनों से साउथ अफ्रीका हारा। इंडिया ने पहली बार ये खिताब जीता। हालांकि इससे पहले इंडिया फाइनल में पहुंच चुका था लेकिन जीत नहीं पाया था। फाइनल जो खेला गया वो डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया। ये नवी मुंबई में है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनाई गई दीप्ति शर्मा, जो कि इंडिया की हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए, इसीलिए इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था। ओके, जो अगली न्यूज़ है वो देखते हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाए लारा ने, जो कि साउथ अफ्रीका की हैं। सबसे ज़्यादा विकेट तो दीप्ति शर्मा ने ही लिए, लारा ने सबसे ज़्यादा रन बनाए। आभार क्या है? आभार है जेम पोर्टल का, गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल है जो उस पर लॉन्च होने वाला पहला ऑनलाइन स्टोर। और इसके लिए प्रचार कौन करेगा? इंडियन रेलवे इसके लिए प्रचार की जिम्मेदारी ले रहा है। पिंक सहेली है, पिंक सहेली तो हमेशा याद रहेगी कि लड़कियां यानी महिलाएं कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो लड़कियां या महिलाएं कुछ भी समझ लो। और साथ में ट्रांसजेंडर्स, इनके लिए दिल्ली सरकार कह रही है कि आप बस में मुफ्त यात्रा कर सकते हो। ठीक है, मुफ्त बस यात्रा है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड। अगला था गृह सम्मेलन, घरों के लिए था, ये 17वां था। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में होता है
और इसकी जो थीम है वो है जलवायु अनुकूल विश्व के लिए नवाचार। जलवायु अनुकूल विश्व के लिए नवाचार। अगला, भारत की सबसे भारी संचार उपग्रह बीबी एकदम मोटी मोटी आ गई है, जिसका नाम क्या है? CMS-03। क्या नाम है जिसका? CMS-03। इसका वजन कितना है? 4410 किलोग्राम। बहुत हैवी है। जिसकी बीबी हैवी उसका भी बड़ा काम है। संभव को बुला लो, बाहुबली का क्या काम है? तो ये इसरो के बाहुबली रॉकेट से साहब उड़ा दी गई बीबी, और बाहुबली का नाम है संभव, सॉरी वो LVM-03M05। तो ये श्रीहरिकोटा से उड़ा दिए गए साहब, ठीक है। क्या नाम था? CMS-03। अगला, 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत साहब, जो कि हरियाणा से आए हैं, और हरियाणा से आने वाले ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं 53 में। ओके। अगली, इंडिया के नए CDGA रक्षा महालेखा नियंत्रक जो बने हैं उनका नाम है विश्वजीत सहाय। क्या नाम है इनका? विश्वजीत सहाय। अगली, इतना ही था बस, बहुत अच्छे। विश्वजीत सहाय। एक और था साइबर अपराध वाला, उसका क्या हुआ? खो गया क्या? लगता है मिट गया। कैसे भी, वो साइबर क्राइम वाली और न्यूज़ थी ना कि हनोई में वो साइबर क्राइम हुआ था, कानूनी रूप से बाध्यकारी था। सारी चीज़ें हो गई हैं। अब कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ICC क्रिकेट महिला वर्ल्ड कप जो अभी हाल ही में हुआ 13वां, उसमें इंडिया और साउथ अफ्रीका की कैप्टन कौन थी? उम्मीद है 1 घंटे के ऑलमोस्ट 50 मिनट के आसपास हो गए। मैंने प्रयास किया कि आपको करंट अफेयर्स याद हो जाए। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैं तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा यारा बाहों में तुझमें ही मैं खो जाऊं। शुक्रिया।